अगर आप प्रकृति, शांति एंड संस्कृति का एक परफेक्ट मिश्रण ढूंढ रहे हैं, तो आपका अगला ट्रैवल डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही होना चाहिए, केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित केरल अपनी हरियाली, समुद्र तटों, बैकवाटर, पहाड़ों एंड समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारी ये पूरी यात्रा 7 नाइट्स एंड 8 डेज की थी। आप चाहे तो आदि योगी विजिट करके सेम डे मुन्नार भी पहुंच सकते हो, लेकिन हमें आदि योगी का दिव्य दर्शन भी करना था, इसलिए हमने कोयम्बतूर में नाइट स्टे रख लिया। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे केरल कैसे आए, कहाँ पे रुके एंड कौन कौन से प्लेसेस विजिट करें। आदि योगी विजिट के लिए हमने हमारी यात्रा की शुरुआत कोयम्बतूर से की थी। आप चाहे तो कोच्चि या तो तिरुवनंतपुरम से आपकी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। कोयम्बतूर से यात्रा स्टार्ट करने पर आप आदि योगी होते हुए मुन्नार पहुंच सकते हो, जबकि यही यात्रा कोच्चि से स्टार्ट करने पर आप अथिरापल्ली वाटरफॉल होते हुए मुन्नार पहुंच सकते हो। कोयम्बतूर से मुन्नार का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, जबकि कोच्चि से यह डिस्टेंस 126 किलोमीटर है। अगर आप बाय एयर केरल आ रहे हो तो कोच्चि एयरपोर्ट या तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से आपकी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। कोच्चि से यात्रा स्टार्ट करने पर आपका रूट कुछ इस तरह रहेगा: कोच्चि, मुन्नार, थेकड़ी, अलप्पी, वर्कला एंड कोवालम। तिरुवनंतपुरम से यात्रा का रूट रहेगा कोवलम, वर्कला, अलप्पी, थेकड़ी, मुन्नार एंड कोच्चि। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो एर्नाकुलम जंक्शन या तो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। हमने हमारी यात्रा की शुरुआत कोयम्बतूर से की थी। हमारा रूट कोयम्बतूर, मुन्नार, टेकड़ी, अलप्पी, वर्कला, कोवालम होते हुए कोच्चि था। हमने केरल घूमने के लिए 7 डेज के लिए ऑनलाइन कैब बुक की थी, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार का पर डे का कॉस्टिंग अराउंड 3300 रुपीज़ था। डे 1 पे हम पहले विजिट करते हैं आदि योगी। यह एक 112 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा है, जो ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर में स्थित है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी बस्ट स्टेच्यू का दर्जा मिला है। 112 संख्या योग के 112 मार्गों का प्रतीक है। ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। आप टैक्सी या तो कैब से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। कोयम्बतूर से सीधी बस भी मिलती है। बस नंबर 14D है। अगर आपके पास समय हो तो आप ध्यानलिंगा भी जा सकते हो। ध्यानलिंगा में ध्यान कर सकते हो। चंद्रकुंड एंड सूर्यकुंड में स्नान भी कर सकते हो। यहाँ पे खाने के लिए कैंटीन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, जो ध्यानलिंगा के पास है। आदि योगी से ध्यानलिंगा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। आप चल के भी यहाँ पे जा सकते हो। बुलोक कार्ट के थ्रू भी वहाँ पहुँच सकते हो, जिसका टिकट 10 रुपीज़ है। अगर आप कोयम्बतूर में नाइट स्टे कर रहे हो तो आप आदि योगी दिव्य दर्शनम भी कर सकते हो। यह एक 14 मिनट का वीडियो इमेजिंग लाइट एंड साउंड शो है, जो हर रोज रात को 7 से 7:30 के बीच में दिखाया जाता है। यह एक निःशुल्क प्रोग्राम है, जिसके लिए पंजीकरण की जरूरत नहीं होती। लाइट शो के बाद योगेश्वर लिंग की आरती होती है। कोयम्बतूर में हमारा स्टे श्री भारत रेसिडेंसी में था, जो ईशा योगा सेंटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है।
डिनर हमने होटल में ही किया था, जो काफ़ी अच्छा था। डे अर्ली इन द मॉर्निंग 7 AM हम निकल जाते हैं कोयम्बतूर से मुन्नार के लिए। कोयम्बतूर से मुन्नार की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है और रास्ता 4 से 5 घंटे का। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते हैं, साउथ इंडिया के सुंदर गांव, खेत और नारियल के पेड़ सफ़र को और भी मनमोहक बना देते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद हम पहुंचते हैं तमिलनाडु केरल बॉर्डर के पास। यहीं से लैंडस्केप अचानक बदल जाता है। पेड़ों की घनी छाया, हवा में ठंडक और पहाड़ों की पहली झलक। रास्ता आगे बढ़ता है मरायूर सैंडलवुड फॉरेस्ट से होकर। यह जगह अपने प्राकृतिक चंदन के जंगलों के लिए मशहूर है। सड़क दोनों तरफ घने जंगलों के बीच से गुजरती है। यह सफ़र का सबसे शांत एवं जादुई हिस्सा है। और जैसे ही मरायूर खत्म होता है, धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं हरे भरे चाय के बागान। मानो पहाड़ों ने खुद पर ही मखमली चादर ओढ़ी है। यहाँ हर एक मोड़ पर पोस्टकार्ड परफेक्ट सीन आपका इंतजार करता है। रास्ते में कई छोटे बड़े झरने मिलते हैं। बहता हुआ ठंडा पानी, पहाड़ों की नमी और धुंध से भरी हवा सफर को और भी रोमांचक बना देती है। ये खूबसूरत रास्ते पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं लक्कम वाटरफॉल्स। लक्कम वाटरफॉल केरल के इडुक्की जिले में है। ये झरना एराविकुलम प्लेटो की स्ट्रीम से उत्पन्न होता है। झरने की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। झरने की एंट्री टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है। हम लक्कम वाटरफॉल 11 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। लक्कम वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल जाते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क देखने के लिए। केरल के मुन्नार की हरी भरी घाटियों में बसा एक ऐसा प्राकृतिक स्वर्ग, जहां बादल पहाड़ों को छूते हैं और नीलगिरी थार शांतिपूर्वक चरते हुए नजर आते हैं। यह है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क की सबसे बड़ी पहचान है नीलगिरी थार। यह एक दुर्लभ पहाड़ी बकरी की प्रजाति है, जो दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती है। यहाँ आपको इन्हें बेहद नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। एराविकुलम नेशनल पार्क में टिकट का चार्ज पर पर्सन 200 रुपीज़ है। आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं। टिकट के लिए पेमेंट ऑनलाइन करना रहता है। पार्क के अंदर बस आपको करीब 4-5 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ले जाती है। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती है, हवा ठंडी हो जाती है और वेस्टर्न घाट का नज़ारा और भी भव्य हो जाता है। बस की खिड़की से दिखने वाले ये नज़ारे सच में पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं। चाय बागान, पहाड़ों पर दौड़ती धुंध और सड़क के किनारे खिलते जंगली फूल, सब कुछ शांत और सुकून भरा। एराविकुलम नेशनल पार्क में टिकट काउंटर के पास में कैंटीन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लगभग 10 मिनट बाद बस आपको पहुंचाती है राजमलाई व्यू पॉइंट पर, जहां से आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है। ये ट्रैक ज़्यादा कठिन नहीं है, लगभग 600 से 700 मीटर का है, लेकिन रास्ते के दोनों ओर फैली घास की पहाड़ियाँ, ताज़ी हवा और खुला आसमान इसे बेहद खास बना देते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो आपको एराविकुलम का स्टार नीलगिरी थार भी यहीं मिल सकता है। ये बिल्कुल यहीं की खास प्रजाति है और इन्हें इतने पास से देखने का एक अलग ही अनुभव है।
ट्रैक के अंत में मिलता है एक शानदार व्यू, जहाँ से पूरी घाटी बादलों के बीच तैरती हुई सी लगती है। नीचे फैली हरियाली और ऊपर नीला आसमान, यह नज़ारा आपकी पूरी यात्रा की थकान मिटा देता है। एराविकुलम नेशनल पार्क देखने के बाद हम निकल जाते हैं टी फैक्ट्री विजिट के लिए। टी फैक्ट्री में एंट्री के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ का चार्ज था। टी फैक्ट्री विजिट करने के बाद लगभग 5 बजे हम निकल जाते हैं हमारे होटल में चेक इन करने के लिए। रात का डिनर हम करते हैं सरवना भवन में एंड इसी के साथ हमारा डे 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और आज हम घूमेंगे मुन्नार के टॉप 10 बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स। हमने शुरुआत रखी है टॉप स्टेशन से, क्योंकि सुबह यहाँ ट्रैफिक कम होता है और व्यू सबसे साफ मिलता है। चलिए शुरू करते हैं डे 3 का पूरा मुन्नार सफ़र। मुन्नार से टॉप स्टेशन की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। पार्किंग से व्यू पॉइंट तक सिर्फ 5 मिनट की आसान वॉक है और हर कदम पर ठंडी हवा और पहाड़ों की खुशबू आपका स्वागत करती है। यहाँ से मुन्नार की घाटियों का 360 डिग्री व्यू मिलता है। अगर किस्मत साथ दे तो आपको क्लाउड ओशन और वाइट मिस्ट का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको केरल और तमिलनाडु दोनों दिशाओं के पहाड़ साफ दिखाई देते हैं। हमारा अगला स्टॉप था कुंडला डैम। ये एक आर्टिफिशियल आर्क डैम है जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित है। पहाड़ों से घिरी हुई यह झील बहुत ही खूबसूरत दिखती है। आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। इसके बाद हम पहुँचते हैं इको पॉइंट। आप जो भी बोलते हैं उसकी गूंज घाटियों में सुनाई देती है। यह फोटोग्राफी और वीडियो के लिए बेस्ट स्पॉट है।
अब हम निकल जाते हैं इको पॉइंट से मटुपट्टी डैम की तरफ और रास्ते में आता है ये खूबसूरत हरा घास वाला ओपन ग्रास लैंड जिसे एलिफेंट व्यू पॉइंट कहा जाता है। मुन्नार का यह हिस्सा इतना खुला और हरा है कि यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ों की लाइनें साफ दिखाई देती है। अगर किस्मत अच्छी हो तो यहाँ अक्सर जंगली हाथियों के झुंड दिख जाते हैं। यही वजह है कि इसे एलिफेंट व्यू पॉइंट कहा जाता है। रास्ते में ही आता है सन मून बोटिंग पॉइंट, आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मेटुपट्टी डैम। डैम के पास आपको छोटे छोटे अच्छे फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे। मटुपट्टी डैम को मिरर लेक भी कहते हैं क्योंकि कई बार इसका पानी इतना शांत होता है कि पहाड़ों का पूरा रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मटुपट्टी डैम का असली फन यहाँ की बोटिंग है। स्पीड बोट, पेडल बोट, मोटर बोट सब कुछ यहाँ मिलता है। मेटुपट्टी डैम देखने के बाद आमतौर पर टूरिस्ट कैक्टस गार्डन और फिर एलिफेंट जंक्शन की तरफ जाते हैं क्योंकि ये दोनों जगह इसी रूट पर पड़ती है और एक ही रास्ते में आसानी से कवर हो जाती है। लेकिन हमने पहले ही टेकड़ी में एलिफेंट जंक्शन का प्लान बना लिया था, इसलिए हम मेटुपट्टी डैम देखने के बाद सीधा पहुंच गए फोटो पॉइंट ताकि समय भी बचे और रूट भी सही बना रहे। मेटुपट्टी डैम से कुछ ही देर में आता है फोटो पॉइंट जो रोज गार्डन से पहले ही पड़ता है। ब्राइट ग्रीन कलर के टी गार्डन्स और पीछे पहाड़ों की लंबी लाइनें इसे मुन्नार का सबसे फोटोजेनिक स्पॉट बना देती है। अगली लोकेशन है रोज गार्डन। यहाँ पे पर पर्सन एंट्री टिकट 60 रुपीज है। रंग बिरंगे फूल, रेयर प्लांट स्पीसीज एंड ब्यूटीफुली शेप्ड गार्डन पाथ्स, ये सब आपको एक अलग ही फील देते हैं। आप चाहे तो लंच मार्टिन कैफे, सरिता या गुरु भवन में कर सकते हो। लंच के बाद हम चलेंगे पोथामेडु व्यू पॉइंट। गहरी घाटियाँ, चाय बागान और हवा में उठता धुआं सा फॉग, यह व्यू भी आपको काफी पसंद आएगा। पोथामेडु व्यू पॉइंट देखने के बाद आप चाहे तो डे 3 के आखिरी स्टॉप हाइडल पार्क भी जा सकते हो। यह एक शांत, खूबसूरत और नेचर से भरपूर पार्क है जहां आप आराम से समय बिता सकते हो। डिनर हमने सरवना भवन में किया था जो काफ़ी अच्छा था। अगर आप इस रूट को फॉलो करते हो तो आपका पूरा दिन बिना भीड़ और बिना ट्रैफिक की परेशानी के पूरा हो जाएगा। अगर आपको डे 3 पे कोलुकुमलाई पॉइंट भी व्यू करना है तो ये ट्रिप सुबह 3 बजे शुरू होती है। आपको जीप स्टैंड से 4x4 जीप मिलती है जो आपको ऑफ रोड ट्रैक से लगभग 1 घंटे तक पहाड़ की चोटी तक लेकर जाती है। यह ट्रिप सीनियर सिटीजन्स, छोटे बच्चों वाली फैमिली और जिनको ऑफ रोडिंग पसंद नहीं है उनके लिए रेकमेंड नहीं की जाती क्योंकि रास्ता काफ़ी बम्पी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी केरल यात्रा के चौथे दिन में। आज हम मुन्नार से ठेकड़ी की ओर बढ़ेंगे। मुन्नार और ठेकड़ी के बीच की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और पहाड़ी रास्तों की वजह से यह सफ़र करीब 3 से 3.5 घंटे में पूरा होता है। मुन्नार टाउन से निकलते ही देवीकुलम होते हुए आप पहुंचते हो लॉकहार्ट केव व्यू पॉइंट। यह मुन्नार के सबसे खूबसूरत वैली व्यू पॉइंट में से एक है। यहाँ आपको डीप वैली, फ्लोटिंग क्लाउड्स
और वाइड पैनोरामास देखने को मिलते हैं। घाट गैप से आगे चलता रास्ता बेहद सुंदर है। कुछ ही मिनटों में हम पहुंचते हैं चिना कनाल। यहाँ सड़क के बिल्कुल किनारे बहता हुआ चिना कनाल वाटरफॉल काफी खूबसूरत है। चिना कनाल मेन रोड से कुछ ही दूरी पर कोलुकुमलाई का एंट्री पॉइंट आता है। मुन्नार टेकड़ी मेन हाईवे से एक साइड अपहिल ट्रैक निकलता है। यही ट्रैक कोलुकुमलाई की फेमस ऑफ रोड जीप राइड का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टी गार्डन्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं गहरे घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में खूबसूरत कार्डमम प्लांटेशंस भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इन सारे खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए लगभग 12 बजे हम पहुंच जाते हैं थेकड़ी। थेकड़ी पहुंचकर हम पहले अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं, जहां थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकलेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व की तरफ। अब दोपहर के 1:30 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं पेरियार बस टिकट काउंटर पर। इसका पर पर्सन का टिकट का चार्ज 75 रुपीज़ है। बोटिंग सफारी की टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या तो फिर टाइगर रिजर्व के अंदर जाकर भी कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन टिकट में बोटिंग की टिकट मिलेगी ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बस टिकट लेने के बाद अब हमारी यात्रा शुरू होती है पेरियार टाइगर रिजर्व के डेंस जंगलों की ओर। बस आपको आगे लेकर जाती है रिजर्व के अंदर मौजूद पेरियार लेक तक। बोट सफारी की टिकट पर पर्सन 255 रुपीज़ है एंड टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे बाकी टाइगर रिजर्व की तरह जीप सफारी की जगह बोट के थ्रू जंगल सफारी होती है। पेरियार झील काफ़ी खूबसूरत है एंड इस झील के किनारे आपको कई प्रकार के प्राणी भी देखने को मिल सकते हैं। अगर पेरियार में कॉमन साइटिंग्स की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा आसानी से दिखे जाते हैं सड़क किनारे खेलते हुए बंदर, पेड़ों पर आराम से बैठे हुए नीलगिरी लंगूर और खुली घास में चरते हुए सांबर डियर। तीन बजकर 30 होने ही वाले थे एंड टाइम हो चुका था हमारी पेरियार बोट सफारी का। बोट में सीट लेने के बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, पेरियार का पूरा मैजिक सामने खुलने लगता है। शांत पानी, गहरे जंगल और ऊपर नीला आसमान काफ़ी खूबसूरत लगता है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अब हम शुरू करते हैं पेरियार लेक बोट सफारी, जो इस पूरे टाइगर रिजर्व का हाईलाइट है। पेरियार की बोट सफारी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर मोड़ पर जंगल आपको चौंका सकता है। कॉमन साइटिंग्स तो मिल ही जाती है, लेकिन अगर किस्मत साथ दे तो आपको झील के किनारे पानी पीते हुए एलिफेंट्स भी दिख सकते हैं और कभी कभी घास में शांति से चरते हुए तगड़ी और शक्तिशाली इंडियन बाइसन यानी गौर भी दिखाई दे जाते हैं। इन दोनों की साइटिंग्स रेयर तो होती है, लेकिन जब दिख जाए तो पूरा बोट सफारी का एक्सपीरियंस एकदम यादगार बन जाता है। और हाँ, अगर ऐसी रेयर साइटिंग्स न भी हो तो भी ये पूरा जंगल सफारी अपने आप में एक खुद का ही अनुभव है। पेरियार का असली चार्म सिर्फ एनिमल्स में नहीं, उसकी रॉ नेचर, शांति और अनटच्ड जंगल की वाइब में छुपा है।
यार की बोट सफारी खत्म होते होते शाम के 5 बज चुके थे और अब हम पहुंच गए थे एलिफेंट जंक्शन। टू सम रीजंस हम एलिफेंट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विस्तार से बताया है हमने। इसकी बजाय हमने चुना इस जगह का एक और ब्यूटीफुल पहलू, कथकली और कलरीपयट्टू, जो यहीं एलिफेंट जंक्शन के पास ही आयोजित होते हैं। टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 300 था और ऑनेस्टली ये दोनों परफॉर्मेंसेस पूरी शाम का सबसे अच्छा कल्चरल एक्सपीरियंस साबित हुए। कलरीपयट्टू का पावर पैक्ड एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, जहाँ किक्स, वेपन्स, फायर सब कुछ इतनी फाइनेस और स्पीड में होता है कि देखने वाला दंग रह जाता है। कथकली के एक्सप्रेसिव चेहरे, स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट्स और केरला की एंशिएंट स्टोरी टेलिंग। एलिफेंट एक्टिविटीज को छोड़कर कल्चर को चुनना हमारे दिन का सबसे सही फैसला लगा। दिन भर की यात्रा के बाद हम डिनर करते हैं पेरियार कैफ़े में और इसी के साथ हमारा दिन यहाँ पे समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी केरल यात्रा का 5वां दिन है। सुबह 8 बजे हम निकल रहे हैं थेक्कड़ी से एलेप्पी, यानी केरल के बैकवाटर्स की ओर। थेक्कड़ी से एलेप्पी की दूरी है करीब 140 किलोमीटर और इसे पूरा करने में लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। थेक्कड़ी छोड़ते ही हमारा पहला स्टॉप होता है यहाँ का फेमस स्पाइस गार्डन। हम विजिट के बाद आप चाहे तो यहीं से प्योर एंड फ्रेश फार्म स्पाइसेस खरीद सकते हैं। थेक्कड़ी के मसाले पूरे भारत में अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। रास्ते में आपको कई दुकानों पर फ्रेशली फ्राइड बनाना चिप्स एंड जैकफ्रूट चिप्स भी मिल जाती हैं। थेक्कड़ी से अलेप्पी के रास्ते में आप लगातार रबर प्लांटेशन एंड पाइनएप्पल फार्म्स देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रबर के पेड़ों से नीचे टपकती हुई लेटेक्स की बूंदें और सड़क के किनारे फैले पाइनएप्पल के बड़े बड़े फार्म्स, यह पूरा रास्ता अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। जैसे जैसे हम कोस्टल रीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हवा में नमी और मौसम में हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगती है। सड़क एकदम स्मूथ है और ड्राइव काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। करीब 12 बजे हम एलेप्पी पहुंचते हैं, जिसे वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको चारों तरफ फैले बैक वाटर्स, कोकोनट ट्रीज और शांत लगून्स वेलकम करते हैं। एलेप्पी पहुंचकर हम सीधे जाते हैं अपने हाउस बोट की ओर। दोपहर में चेक इन के बाद आपका असली बैक वाटर एक्सपीरियंस शुरू होता है। नारियल के पेड़ों से सजा हुआ रास्ता, शांत बैक वाटर एंड आसपास बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ, ये सब कुछ काफ़ी खूबसूरत लगता है। बोट में आपको मिलता है ट्रेडिशनल केरला लंच एंड दोपहर के बाद बोट धीरे धीरे विलेज कैनाल्स में घूमती है। यह अनुभव शायद पूरे केरल ट्रिप का सबसे रिलैक्सिंग हिस्सा होता है। एलेप्पी पहुंचकर आप अपनी पसंद के अनुसार 2 तरह के हाउस बोट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। फुल डे हाउस बोट स्टे,
जिसमें दोपहर में बोट में चेक इन करके पूरा दिन, शाम का सनसेट और रात का डिनर हाउस बोट में रहकर ही एंजॉय किया जाता है। यह ऑप्शन काफ़ी लोकप्रिय है। सेकंड ऑप्शन है डे क्रूज हाउस बोट। अगर आप नाइट स्टे नहीं करना चाहते हो तो आप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक डे हाउस बोट क्रूज भी ले सकते हो। इसमें आपको वही बैक वाटर व्यूज़, ट्रेडिशनल केरला लंच एंड डे टाइम कैनल एक्सपीरियंस मिलता है। बस रात का स्टे नहीं होता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर उसी दिन आगे बढ़ना चाहते हैं। शाम होने पर हाउस बोट किनारे पर एंकर कर देती है। सूर्यास्त का रिफ्लेक्शन बैक वाटर पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। रात को हाउस बोट पर ही डिनर सर्व होता है और इसी पीसफुल माहौल के साथ हमारा डे 5 यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यात्रा का डे 6 है। आज सुबह 7 बजे हम निकलते हैं एलेप्पी से जटायु अर्थ सेंटर की तरफ। एलेप्पी टू जटायु अर्थ सेंटर का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लगता है। लगभग 10 बजे हम जटायु अर्थ सेंटर पहुंच गए। हमने यहाँ पे रोपवे वाला टिकट लिया जो 555 पर पर्सन था। आपको विदाउट रोपवे भी जाना है तो वैसा टिकट भी मिल जाएगा, लेकिन उसका चार्ज भी 325 रुपीज़ पर पर्सन है। बट रास्ता लंबा है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, सो हमने रोपवे चुना। फर्स्ट फ्लोर पे कैंटीन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हो। रोपवे राइड काफ़ी स्मूथ थी और ऊपर से पूरा पैनारोमिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर, जटायु स्कल्पचर, जो रामायण के जटायु कैरेक्टर को डेपिक्ट करता है। अगर आप केरल आ रहे हो तो जटायु अर्थ सेंटर एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहाँ रामायण की कहानी से जुड़ा हुआ बिलीफ है कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया तब जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वो इसी जगह पर गिरे। इसके बाद भगवान राम यहाँ आए थे जटायु को मोक्ष देने के लिए। इसी मेमोरी में यहाँ भगवान राम का एक टेम्पल भी बनाया गया है।
आप मंदिर में जाके भगवान राम के दर्शन कर सकते हो एंड यहाँ पे उनके पग मार्क्स भी देख सकते हो। जटायु अर्थ सेंटर देखने के बाद हम पहुँच जाते हैं वर्कला। जटायु अर्थ सेंटर से वर्कला की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और वहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट्स लगता है। वर्कला का क्लिफ एरिया केरल का सबसे रिलैक्सिंग कोस्टल पॉइंट माना जाता है। यहाँ का सनसेट और कैफे कल्चर एकदम मैजिकल होता है। वर्कला में सर्फिंग का मेन बीच पापनासम बीच है। यहीं पे सर्फ स्कूल, बोर्ड रेंटल एंड बिगिनर लेसन्स मिलते हैं। सर्फिंग का बेस्ट टाइम 7 AM टू 11 AM रहता है। पैराग्लाइडिंग बीच पर नहीं बल्कि वर्कला नॉर्थ क्लिफ हेलीपैड एरिया से होती है। टेक ऑफ यहाँ से होता है और ग्लाइड वर्कला के पूरे बीच पर होता हुआ सी साइड व्यू देता है। वर्कला में डिनर हमने होटल आर्याज में किया था जो काफ़ी अच्छा था। वर्कला में हमने नाइट स्टे ईवा बीच होटल में किया था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यात्रा का डे 7 है एंड आज हम निकल जाते हैं वर्कला से त्रिवेंद्रम की ओर। आज सुबह हम पहले विजिट करने वाले थे पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। वर्कला से पद्मनाभम स्वामी टेम्पल की दूरी लगभग 50 to 55 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल केरल का सबसे आइकनिक एंड स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। विष्णु भगवान का यह मंदिर दुनिया के रिचेस्ट टेम्पल में काउंट होता है। यहाँ भगवान विष्णु जी अनंत शयनम मुद्रा में शेषनाग पर लेटे हुए हैं। टेम्पल में स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है। मैन को धोती पहनना होता है एंड शर्ट अलाउड नहीं है। वुमेन के लिए साड़ी या फिर लॉन्ग स्कर्ट विद दुपट्टा। पद्मनाभम स्वामी टेम्पल में विजिट के लिए फिक्स स्लॉट होते हैं। आप ऑनलाइन टाइमिंग चेक कर सकते हैं। दर्शन के बाद हम निकल जाते हैं कोवालम बीच की तरफ, जो केरल का मोस्ट फेमस बीच डेस्टिनेशन है। कोवालम में 3 मेजर बीच है। लाइट हाउस बीच,
हवा बीच एंड समुद्र भी। शाम को हम निकल जाते हैं अजीमाला टेम्पल की ओर। कोवालम से अजीमाला टेम्पल की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है एंड यहाँ पे पहुँचने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। आप चाहे तो अपनी यात्रा वर्कला या कोवालम में एंड कर सकते हो। हमारी रिटर्न ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन से नेक्स्ट डे थी, इसलिए नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग त्रिवेंद्रम सेंट्रल से हम ट्रेन लेके एर्नाकुलम जंक्शन पहुंच जाते हैं एंड हमें कोच्चि एक्सप्लोर करने का समय मिल जाता है। अगर आपके पास समय हो तो पुअर आइलैंड और एक दिन का कन्याकुमारी ट्रिप भी ऐड कर सकते हो। बस ये ध्यान रहे, इन दोनों को ऐड करने से आपकी यात्रा हमारी तरह थोड़ी लंबी हो जाएगी, 7 नाइट्स एंड 8 डेज की। आज सुबह हम त्रिवेंद्रम सेंट्रल से एर्नाकुलम जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। हमारी ट्रेन सुबह 9 बजे की थी, जो एर्नाकुलम जंक्शन पे हमें 1:15 के आसपास पहुंचा देती है। एर्नाकुलम जंक्शन के पास में ही हम लंच कर लेते हैं। लंच के बाद हम हाफ डे कोच्चि ऑटो टूर लेते हैं, जिसका चार्ज 800 रुपीज़ था। अगर आपको म्यूज़ियम देखना हो तो आप कोच्चि म्यूज़ियम या तो नवल म्यूज़ियम देखने जा सकते हो। म्यूज़ियम देखने के बाद आप फोर्ट कोच्चि जा सकते हो। फोर्ट कोच्चि विजिट करने के बाद आप जा सकते हो चाइनीज़ फिशिंग नेट देखने के लिए। पास में ही सेंट फ्रांसिस चर्च है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। चर्च विजिट करने के बाद आप जू टाउन जा सकते हो। साइट सीन करने के बाद हम ऑटो प्लस फेरी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके रिटर्न करते हैं। फेरी राइड कोच्चि का मस्ट डू एक्सपीरियंस है। पूरा मरीन ड्राइव, सी व्यू, शिप्स सब अमेजिंग लगता है। रात 9:30 को हमारी मुंबई के लिए रिटर्न ट्रेन थी। कोच्चि हाफ डे टूर के बाद हमारी केरल यात्रा यहीं पे एंड होती है। इस तरह हमारा केरल ट्रिप ख़त्म होता है। हमारा ये माउंटेन्स से बीचेस तक का एंड कल्चर से एडवेंचर का पूरा एक्सपीरियंस अनफर्गेटेबल रहता है। अगर आप केरल घूमने का प्लान बना रहे हो तो आपकी 7 नाइट्स एंड 8 डेज की पूरी जर्नी फ्लाइट सहित लगभग 30,000 रुपीज़ पर पर्सन आसानी से हो सकती है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हो तो ये ट्रिप प्रति व्यक्ति लगभग 25,000 में पूरा हो जाएगा और कार का खर्च
4 लोग मिलकर शेयर करते हो तो ये खर्च लगभग 20,000 हो जाएगा।